हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अखिलेश पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये है कि भारत का आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। जो भारत के आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, 2 सेकंड के लिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा कि भारत के आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। कालिदास, नागार्जुन, समुद्रगुप्त, अश्वघोष। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग नोट करिएगा। जो भारत के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति हैं वो आपके हैं नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने। लेकिन जो रिलेटिविटी की थ्योरी, सापेक्षता का सिद्धांत है, वो नागार्जुन के पुस्तक में सर्वप्रथम देखने को मिलती है। इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो कालिदास हैं वो कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और वहीं पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है कि लोकसभा में राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है, कितने कितने सदस्यों का मनोनयन करता है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य का मनोनीत करता है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। आइए इसका सही आंसर हम बताते हैं आप लोगों को कि लोकसभा में राष्ट्रपति जो सदस्यों का मनोनयन करता है वो 2 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यसभा में आपका 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है। जो कोस्टल एरिया है आपका गुजरात से लेके गोवा तक का, ठीक है, गोवा आपका यहाँ है, बीच में महाराष्ट्र पड़ जाता है और उसके बाद गुजरात है। ठीक है, तो जो गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ये है आपका नक्शा में गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य आपका ये नक्शा में ये है और महाराष्ट्र ये है, गोवा यहाँ पर है। तो गोवा से यानी गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री एरिया है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, कोंकण कोंकण तट। ठीक है दोस्तों, गुजरात से जो गोवा तक का तट है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो रेलवे ट्रैक है उसे कोंकण रेलवे नाम से भी जाना जाता है। जो गुजरात महाराष्ट्र की तरफ गए होंगे देखे होंगे कि वहाँ पर कोंकण रेलवे ट्रैक भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में पशुओं का, सॉरी यहाँ पर भातर लिख दिया गया है, यहाँ रहेगा भारत। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला, जानवरों का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है भारत में वो सोनपुर बिहार में लगता है। लेकिन साथ में सेकंड पॉइंट आप नोट करिएगा, जो एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है वो भी आपका सोनपुर बिहार में ही लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। डेट के साथ साथ आपका प्लेस भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको लिखा गया यहाँ पर कि जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। 18 मई 1974 ईस्वी को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और इस परमाणु परीक्षण का जो
प्लेस है वो आपका पोखरण में है, ठीक है, पोखरण में हुआ था। पोखरण आप देखेंगे तो राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इस पहले परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम था उसको नोट करिएगा आप लोग। इसका जो कोड नाम था वो स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में पहला परमाणु परीक्षण ही पूछा जाए, आपको सेकेंड परमाणु परीक्षण भी पूछ सकता है, कब किया गया था, तो उसका भी उस क्वेश्चन का भी आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि भारत में सेकेंड परमाणु परीक्षण 2 मई 1998 को हुआ था, यानी 2 मई 1998 को सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था और 18 मई 1974 ईस्वी को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों महिलाएं आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछा गया है कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तब आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तब आप लोग मारेंगे आंसर सरोजिनी नायडू, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी, लेकिन केवल पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तब एनी बेसेंट होगा, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी भी आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। कुल अब तक आपकी 5 महिला ऐसी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी हैं, जिनमें प्रथम महिला आपकी एनी बेसेंट हैं, दूसरी महिला आपकी सरोजिनी नायडू हैं, तीसरी आपकी नलिनी सेन गुप्ता है, चौथी इंदिरा गांधी और पांचवी सोनिया गांधी है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो आप लोगों का पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, या उन्हीं को कह सकते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा पीएम हमारे अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, ठीक है। यानी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है आपका वो कृषि से संबंधित है, ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन हैं, लेकिन विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग ये नोट करिएगा, जो विश्व में जो हरित क्रांति का जनक देश है वो फिलीपींस है, ठीक है। जनक देश पूछेगा तो फिलीपींस होगा। विश्व में पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। भारत में पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हम आपको बता चुके हैं कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग हैं, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, जो सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली है, वो आपका किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आधुनिक युग से?
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। जो सिंधु सभ्यता का संबंध है वो आद्य ऐतिहासिक युग से है। क्यों? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक युग उस काल को कहते हैं या उस युग को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे कि जो सिंधु सभ्यता का लेखन शैली मिला है उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक, इसीलिए ये सभ्यता आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस वर्ष किया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया? तो ये जो नियम आपका भारतीय संविधान के अंदर आया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का, उसका प्रावधान आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसका जो सन पूछा गया है तो सन नोट करिएगा दोस्तों, इसे सन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों ने राष्ट्रीय या भारतीय प्रवासी दिवस का तो नाम सुना ही होगा जिसे 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों नोट करिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है 18 दिसंबर। और 9 जनवरी को तो आपका भारतीय प्रवासी दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं, अली है, हजरत मोहम्मद साहब है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस्लाम धर्म का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक आपके हजरत मोहम्मद साहब हैं। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक है। और इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो आपका कुरान है। ठीक है, कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक है और जिसके इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो विश्व का या संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका जो है नोट करिएगा, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। और जो आपका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, उसी के बाद क्रमशः आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फाइनली अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना न भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू, जय हिंद।